अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वेव मोशन का जो चैप्टर है उसमें हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है वेव स्पीड। तो वेव मोशन जो है वो कब होगी कि इफ़ ए वेव ट्रैवल थ्रू ए मीडियम, अगर एक मीडियम में वेव ट्रैवल करे और मीडियम क्या है, सच एज वाटर, एयर और ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, इट सेट दी पार्टिकल ऑफ मीडियम इनटू ऑसिलेशन। तो जब भी एक मीडियम में वेव जनरेट होगी, वेव ट्रैवल करेगी, तो मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो ऑसिलेट करेंगे। जैसे आपके पास एक स्ट्रिंग है, तो अगर आपके पास ये सपोज़ आपके पास एक दीवार है, इसके साथ हमने स्ट्रिंग लगाई हुई है और इस स्ट्रिंग को अगर हम यहाँ से जर्क दें तो इस स्ट्रिंग में एक वेव ट्रैवल करेगी। अब जब वेव ट्रैवल कर रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो वेव के जो ये जो रस्सी है, ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में जो पार्टिकल हैं ये अप टू डाउन ऑसिलेट करेंगे। एक अप टू डाउन ऑसिलेट करेंगे, फिर अप टू डाउन। तो पार्टिकल की मोशन कैसे है, पार्टिकल की मोशन जो है वो अप टू डाउन है और वेव किधर जा रही है, वेव फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो मीडियम के पार्टिकल ने क्या होना है, ऑसिलेट होना है। अब ये ऑसिलेशन क्यों होगी, दिस हैपन्स बिकॉज मीडियम पोजेसेस इनर्शिया एंड इलास्टिसिटी। तो दो प्रॉपर्टीज़, एक इनर्शिया की प्रॉपर्टी और दूसरा इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी की वजह से पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं। दीज टू प्रॉपर्टीज़ डिटरमिन हाउ फास्ट ए वेव कैन ट्रैवल थ्रू ए मीडियम। तो इन दो प्रॉपर्टीज़ की वजह से, यानी इनर्शिया जो कि मैस की प्रॉपर्टी है और इलास्टिसिटी के पार्टिकल जो है अपनी मीन पोजीशन पे वापस आएंगे। तो इसकी वजह से हम देखेंगे कि एक रस्सी के अंदर जो है वो किस तरीके से वेव जो है वो ट्रैवल करती हैं और इसकी स्पीड जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो स्पीड कैलकुलेट करने का जो पहला तरीका है ना, इसको हम बोलते हैं जी मैकेनिकल मेथड। तो सबसे पहले हम सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद जो है ना फिर हम इसको लिखेंगे कि हमने जो है ये आर्टिकल जो है वो लिखना किस तरह से होगा। तो ये बेटा एग्जांपल तो मैंने आपको बता दिया कि एक रस्सी है, रस्सी में जर्क देंगे, रस्सी में जर्क देंगे तो इसमें एक वेव जनरेट हो रही है और ये वेव जो है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। अब ये जो वेव ट्रैवल करके जा रही है, इसमें एक छोटा सा पोर्शन ले लें। लेट्स सपोज कि यहाँ से पार्टिकल अप साइड जा रहे हैं, फिर डाउन साइड आ रहे हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये मैं कंसिडर कर लेता हूँ। तो रस्सी का ये पोर्शन जो है वो हम कंसिडर करते हैं और रस्सी का ये जो पोर्शन है, इसकी जो लेंथ है, इसको आप नाम दे दें डेल्टा एल लेंथ। तो ये आपके पास जो है ये एक रस्सी है। अब ये जो स्मॉल पोर्शन डेल्टा एल है ना, बस इस स्मॉल पोर्शन को मैंने थोड़ा सा बढ़ा करके दिखाया है, तो ये आपके पास डेल्टा एल लेंथ एलिमेंट आ गया। अगर आपके पास ये जो डेल्टा एल लेंथ एलिमेंट है, इस लेंथ एलिमेंट के दो एंड पॉइंट आप देखो, एक ये वाला एंड, एक ये वाला एंड, तो यहाँ पे एक फोर्स ऑफ टेंशन होगी, एक यहाँ पे फोर्स ऑफ टेंशन है। तो हम यहाँ पे फोर्स ऑफ टेंशन जो है वो ड्रा कर लेते हैं। तो लेट्स सपोज के फोर्स ऑफ टेंशन जो है इसको हम F से डिनोट कर देते हैं। अब ये जो आर्क लेंथ बनी है, इस आर्क लेंथ को अगर हम कंप्लीट करें ना, अगर आप इस आर्क लेंथ को कंप्लीट करें तो आपके पास ये सर्कल बन जाएगा और सर्कल का एक सेंटर होगा, ये हम कह लेते हैं ये सेंटर है और इस सेंटर को आप O का नाम दे दें। और अगर आप इसके दरमियान से एक लाइन पास करवा लें, आप ये कह लो कि ये जो सर्कल का सेंटर है ये अगर ओरिजिन बना रहा है तो ये एंगल जो है वो आपके पास थीटा है, तो ये एंगल जो है वो भी बनेगा थीटा। अब हमें ये भी पता है कि अगर आप देखो, अगर ये आपके पास एक आर्क लेंथ बन रही है, तो अगर आपके पास आर्क लेंथ है तो ये सर्कल का चूँकि एक हिस्सा है, तो सर्कल के किसी भी पॉइंट पे अगर आप लाइन ड्रा करें तो वो बनती है टेंजेंट, और उसके बाद सेंटर तक की जो लाइन है वो रेडियस होता है। तो रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। इसका मतलब ये जो टोटल एंगल बनेगा ये 90 डिग्री एंगल है। तो यहाँ पे भी एंगल जो है वो बनेगा 90 डिग्री। अब ये टोटल एंगल जो है वो 90 डिग्री आ गया। नेक्स्ट स्टेप आप ये करो कि आप
यहाँ से एक लाइन पास करवा लें। बल्कि आप ये काम करो कि अगर ये आर्क लेंथ के दो एंड हैं तो यहाँ पे आप ओरिजिन बना लें। यहाँ पे हम एक्सिस ड्रा करते हैं और ये जो दो एंड पॉइंट हैं इनको आप ओरिजिन का नाम दे दें। तो ये हमारे पास जो है दो एक्सिस आ गए। अब आप देखो कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल जो है वो भी बनेगा थीटा। तो आप देखो हमें ये पता है कि जब भी दो पैरेलल लाइंस, ये आपके पास लाइन 1 है, ये आपके पास लाइन 2 है, इसको तीसरी लाइन आके कट करेगी। एक लाइन आपके पास ये है, एक लाइन ये है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी बनेगा थीटा। तो इसका मतलब ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल बनेगा थीटा और ये एंगल बनेगा 90 माइनस थीटा। ये एंगल आ गया 90 डिग्री माइनस थीटा। और ये आपके पास एंगल, ये लाइन अगर एंगल थीटा बना रही है तो ये इस लाइन के साथ यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो भी थीटा है, क्योंकि एक आपके पास ये लेंथ है, एक आपके पास ये दूसरी लेंथ, एक आपके पास ये लेंथ इसको कट कर रही है, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी बनेगा थीटा। तो ये एंगल बन जाएगा फिर 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये आपके पास 90 डिग्री माइनस थीटा आ गया। अब अगली बात ये है कि आप ये देखो कि ये जो हमारे पास लाइन है, ये वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजेंटल लाइन, ये टोटल एंगल कितना बनाएंगी? ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। ये आपके पास एंगल कितना है? 90 डिग्री। और अगर हम इसको दरमियान से हमने ये डिवाइड किया हुआ है, ये जो फोर्स ऑफ टेंशन आ रही है इसको मैं वेक्टर फॉर्म में बना लेता हूँ। ये मेरे पास जो फोर्स ऑफ टेंशन आ रही है, तो अब आपके पास ये एंगल जो है वो कितना बनेगा? ये एंगल बनाने के लिए आप देखो ये एंगल लोअर पार्ट पे कितना बन रहा है, यानी ये एंगल कितना बन रहा है? ये तो 90 माइनस थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। तो ये एंगल हमारे पास अननोन है, इसका मतलब ये अननोन एंगल और प्लस ये वाला एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये किसके बराबर होना चाहिए? ये आपके पास टोटल एंगल जो है वो बनेगा आपके पास 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये एंगल हमने फाइंड करना है और ये एंगल आपके पास आ गया किसके बराबर होना चाहिए? टोटल एंगल 90 डिग्री के बराबर। तो यहाँ से आप अननोन एंगल निकालो, इस सारे को उठा के दूसरी साइड पे लेके जाए। अननोन एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस थीटा, तो ये कट के एंगल कितना बनेगा? थीटा बनेगा। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे ओरिजिन बना रहे हैं तो ये बेटा एंगल बन जाएगा थीटा और उसके बाद ये एंगल बन गया थीटा और ये आपके पास आप कह लो एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है। अब आप बाकी सारी चीज़ें मिटा दो, अब इनकी हमें ज़रूरत नहीं। अब आपने बस लिखना होगा। तो इसको ज़रा मैं नीट कर लेता हूँ। ये मैंने आर्क लेंथ बनाई थी डेल्टा एल, ये मैंने ओरिजिन बनाया था, ये एंगल थीटा था, ये एंगल मेरे पास आ गया थीटा। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने लिखा था फोर्स एफ़ और यहाँ पे मैंने लिखा था फोर्स एफ़। तो ये बेटा सिस्टम है, इस सिस्टम को जो है वो हमने सॉल्व करना है। तो चलें एक काम और कर लेते हैं, इसको पहले ही इसके कंपोनेंट्स ड्रा करके फिर हम एक ही दफ़ा लिख लेंगे। तो अब आपने काम क्या करना है कि फ़ोर्स जो है इसको इसके पार्ट्स में अगर आप रिज़ॉल्व करो तो एक पार्ट थीटा की डायरेक्शन में अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर लूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा एफ़ साइन थीटा, ये मेरे पास आ जाएगा एफ़ कॉस थीटा। हॉरिजेंटल कंपोनेंट आ गया एफ़ कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट आ गया एफ़ साइन थीटा। अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करूँ तो ये मेरे पास जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट बनेगा ये बन जाएगा एफ़ कॉस थीटा और ये मेरे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये आ जाएगा एफ़ साइन थीटा।
तो अगर आप यहाँ पे देखो तो एक आपके पास जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो राइट की तरफ जा रहा है एफ़ कॉस थीटा, और जो उसके अपोजिट आ रहा है एफ़ कॉस थीटा, ये दोनों हॉरिजेंटल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और आपके पास एफ़ साइन थीटा और इस एफ़ साइन थीटा, इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो होगी सेम। तो इन दोनों को सेम होगी तो इसको हम ऐड कर लेंगे। अच्छा जी बेटा, अब लिखना क्या होगा? ये जो मैंने आपको आर्टिकल समझाया, अब इसमें लिखना क्या है? तो हम जो सॉल्व कर रहे हैं ना, वो मैकेनिकल मेथड को सॉल्व कर रहे हैं। तो हेडिंग आपने बना लेनी है मैकेनिकल एनालिसिस। मैकेनिकल एनालिसिस में हम जो लिखेंगे ना वो है कंसिडर ए स्मॉल सेगमेंट ऑफ पल्स ऑफ लेंथ डेल्टा एल एज शोन इन फिगर। तो इसके बाद आपने ये डायग्राम जो है वो बना लेनी है और उसके बाद डायग्राम को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व भी कर लेनी है। तो इसके बाद ये पूरा छापा लगाना है आपने। नेक्स्ट जी, दिस सेगमेंट फॉर्म एन आर्क। तो अब आप देखो कि ये जो सेगमेंट हमने बनाया था, किसका सेगमेंट बनाया था कि एक आपके पास स्ट्रिंग थी, इसको हमने जर्क दिया था, इसमें वेव आई थी, हमने एक स्मॉल पोर्शन लिया था। इस स्मॉल पोर्शन को अगर आप देखो तो ये आपके पास क्या बनेगी, ये एक आर्क बनेगी। तो एक आपके पास ये आर्क लेंथ आ गई। दिस सेगमेंट फॉर्म एन आर्क लेंथ ऑफ रेडियस आर, ए टेंजेंशियल फोर्स एफ इक्वल टू टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो इस स्ट्रिंग के अंदर जिसमें ये जो स्ट्रिंग हमने बनाई थी, इस स्ट्रिंग में हमने ये जो एक पल्स ली थी, इस पल्स के ऊपर हमने एक टेंजेंशियल फोर्स भी ड्रा कर ली है, वो है एफ, और इधर भी ड्रा कर ली एफ। पुल्स एट ईच एंड ऑफ स्मॉल सेगमेंट ऑफ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के ऊपर फोर्स ऑफ टेंशन आ गई। नेक्स्ट हम लिखेंगे नाउ रिजॉल्व फोर्स एफ इनटू हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स। तो ये जो हमारे पास फोर्स एफ है, इसके हमने दो कंपोनेंट बनाने हैं। एक हमारे पास कंपोनेंट है हॉरिजेंटल कंपोनेंट और एक कंपोनेंट जो है वो है वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट एफ साइन थीटा। तो एक आप देखो लेफ्ट साइड पे भी हॉरिजेंटल कंपोनेंट, राइट साइड पे भी हॉरिजेंटल कंपोनेंट, फिर लेफ्ट साइड पे एक वर्टिकल कंपोनेंट, फिर वर्टिकल कंपोनेंट। अब ये जो दो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, एक राइट की तरफ है, एक उसके अपोजिट है। हॉरिजेंटल कंपोनेंट कैंसल ईच अदर्स इफेक्ट बट वर्टिकल कंपोनेंट्स आर एडिड। तो अब क्यों ऐड होंगे? क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो वर्टिकल कंपोनेंट जो है ना, इसको हम लिख लेते हैं कि ये हमारे पास एफ परपेंडिकुलर है और ये क्या बनेगा, एक आपके पास आ जाएगा एफ साइन थीटा और प्लस एफ साइन थीटा एफ परपेंडिकुलर इक्वल टू, मतलब ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है इन दोनों को ऐड करो तो आपके पास आ जाएगा 2f इंटू साइन थीटा। नेक्स्ट जी बेटा, अगली बात जो हम लिखेंगे वो है हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। कंडीशन ये है कि ये जो पल्स जनरेट हुई है ये बहुत ही छोटे एंगल पे है, फॉर स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन। फॉर स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो अब आपके पास अगर स्मॉल एंगल जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा बन रहा है, तो ये जो आपके पास लास्ट इक्वेशन है इसमें आप लिख लो एफ परपेंडिकुलर इक्वल टू 2f इंटू थीटा, एफ परपेंडिकुलर इक्वल टू एफ इंटू 2 थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। तो यहाँ पे मैंने एफ साइन थीटा की जगह थीटा बना लिया, तो ये आपके पास 2 थीटा आ गया। तो ये मेरे पास एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन जो है वो बन गई। अब आप देखो कि अगर आप इस डायग्राम को देखें, अगर आपके पास डायग्राम जो है ये सर्कल का एक हिस्सा है और एक छोटा सा ये पोर्शन है, और ये जो छोटा सा पोर्शन है ये एक आर्क लेंथ अगर बना रहा है, इसको हमने नाम दिया है डेल्टा एल, और ये आपके पास एंगल है और ये एंगल
थीटा प्लस थीटा इक्वल टू 2 थीटा, ये आपके पास रेडियस r। तो हमें एक फार्मूला पता है, एज वी नो दैट आर्क लेंथ जो होती है वो है s इक्वल टू आर थीटा। इसको, ये आपके पास आर्क लेंथ है तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा l, और उसके बाद ये रेडियस आपके पास आ गया r, और थीटा की जगह आ गया 2 थीटा। तो यहाँ से आपने 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है। 2 थीटा इक्वल टू डेल्टा l डिवाइडेड बाय r। इसको आप पुट कर दो इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट करें, आपके पास वैल्यू बनेगी f परपेंडिकुलर इक्वल टू f, और 2 थीटा की जगह आ जाएगा डेल्टा l डिवाइडेड बाय r। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम देते हैं। दिस फोर्स provides necessary centripetal force। तो अब ये फोर्स क्या करेगी, क्योंकि ये टूवर्ड्स सेंटर जा रही है तो ये इस कर्व पाथ को ये जो है ना, यानी ये इस तरह से था, बल्कि मैं आपको बना के देता हूँ। तो ये यहाँ से हमने लिया था, तो इसने क्या करना है, इसने ऐसे कर्व आना है, फिर ये नीचे की तरफ लेके आएगी इसको। तो ये जो फोर्स होगी ये नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो बनाएगी। और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इसका फार्मूला हमें पता है, F इक्वल टू डेल्टा m इंटू वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय r। इसको आप इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दें। और डेल्टा m क्या है, ये आपके पास इस स्ट्रिंग का जो स्मॉल पोर्शन हमने लिया था उसका मैस है। where delta m is the mass of small segment। now अब आप देखो कि जो हमने स्ट्रिंग ली थी, इस स्ट्रिंग में से हमने एक छोटा सा पोर्शन लिया है और इसका मैस है डेल्टा m और इसके पास लेंथ है डेल्टा l। तो नो लीनियर मास डेंसिटी इक्वल टू टोटल मास पर यूनिट लेंथ। तो लीनियर मास डेंसिटी जो है इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, मतलब इस पोर्शन में कितना मास डिस्ट्रीब्यूट है। तो डेल्टा m डिवाइडेड बाय डेल्टा l, तो लेफ़्ट साइड पे ये राइट साइड पे डिवाइड है, लेफ़्ट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डेल्टा m इक्वल टू म्यू इंटू डेल्टा l। इसको आप पुट कर दें इन इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4 में आप पुट करेंगे तो f इक्वल टू डेल्टा m ये बन जाएगा म्यू इंटू डेल्टा l इंटू वी स्क्वेयर स्पीड ऑफ वेव डिवाइडेड बाय r। इक्वेशन नंबर 5 कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 5। तो इक्वेशन नंबर 3 लेफ़्ट हैंड साइड पे फोर्स है, इधर जो है वो भी आपके पास फोर्स है। तो इन दोनों को अगर आप कंपेयर करो तो आपके पास वैल्यू जो है वो निकल के आ जाएगी। और ये बेटा ये जो फोर्स F है ये बेसिकली टेंशन है, इसकी जगह आप चाहे तो कैपिटल T जो है वो लिख लीजिएगा। तो ये आपने याद रखना है कि ये फोर्स ऑफ टेंशन है। तो इक्वेशन नंबर 5 और 3 को अगर आप कंपेयर कर लें तो वैल्यू बन जाएगी म्यू इंटू डेल्टा l
इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो इक्वेशन नंबर 5 की राइट हैंड साइड मैंने लिख ली, और अब आप इक्वेशन नंबर 3 की राइट हैंड साइड लिख लें, तो एफ इंटू डेल्टा एल डिवाइडेड बाय आर। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई जी। अब आप देखो जी, ये आपके पास 3 और 5 को कंपेयर करने के बाद ये आंसर है। यहाँ से डेल्टा एल से कट गया, उसके बाद आर जो है वो आर से कटेगा, तो आपने निकालना है वी स्क्वायर इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय म्यू, और म्यू क्या है, ये आपके पास है मास पर यूनिट लेंथ। अब आपने निकालना है यहाँ से फोर्स, तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करें, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, और ये आपके पास है एफ डिवाइडेड बाय म्यू, तो स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएगा, तो v इक्वल टू स्क्वायर रूट एफ डिवाइडेड बाय म्यू विच इज़ दी स्पीड ऑफ वेव बाय मैकेनिकल मेथड। तो ये बेटा हमने एक पोर्शन जो है वो सॉल्व कर लिया है, मैकेनिकल मेथड से हमने स्पीड ऑफ वेव निकाला है। अच्छा जी बेटा, अब हम जो सॉल्व करेंगे ना वो है, इसी क्वेश्चन को आगे लेके चलेंगे, और हमने देखना है स्पीड ऑफ साउंड को दूसरे तरीके से, और जो दूसरा तरीका हमारे पास वो है डायमेंशनल एनालिसिस। तो एक बात हमें ये पता चल गई कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे जी, ये आपके पास एक एफ और म्यू, इस पे डिपेंड कर रहा है। यही बात हमें दोबारा से अप्रूव करनी है। तो अब है हमारा डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस के मेथड से हम स्पीड ऑफ साउंड जो है इसको कैलकुलेट करेंगे। तो अब आप देखो कि हमें पता है कि एज वी नो दैट कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डिपेंड करती है एक फोर्स ऑफ टेंशन पे, और दूसरा स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डिपेंड करती है म्यू पे। और म्यू क्या है, म्यू जो है ये है मास पर यूनिट लेंथ, और ये जो हमने आर्टिकल सॉल्व किया इसमें मास को हमने डेल्टा एम और लेंथ को हमने डेल्टा एल जो है वो लिखा था। तो v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f फोर्स ऑफ टेंशन। अब मुझे ये नहीं पता कि फोर्स ऑफ टेंशन जो है या ये जो फोर्स है उसकी पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है, 2 पे, 3 पे, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, और v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू पावर b। इन दोनों को अगर आप कंबाइन कर लो, कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को आप कंबाइन करें, v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f पावर a, और उसके बाद है म्यू पावर b, और प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करेंगे इक्वल, साथ में कांस्टेंट, तो f पावर a और उसके बाद है म्यू पावर b। तो एज़ वी नो दैट म्यू जो है वो आप जो k है वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट के डायमेंशन नहीं होते हैं, देन इग्नोर k को आपने क्या करना है, इग्नोर कर देना है। अब आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो है v इक्वल्स टू एफ ए और उसके बाद है म्यू b। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। ये जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे ना ये अलग अलग आएंगे, या मैकेनिकल मेथड आएगा या फिर आपके पास डायमेंशनल एनालिसिस आएगा। तो अब आप देखो कि वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है ना वो है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। फोर्स का फार्मूला है F इक्वल टू एम ए, म्यू का फार्मूला है आपके पास मास पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे आपने फार्मूलाज पुट कर देने हैं। वेलोसिटी की जगह आ गया d डिवाइडेड बाय t, फोर्स एम ए पावर a, म्यू की जगह आ गया m डिवाइडेड बाय l इंटू b। अब आप लिखें जी लेफ्ट हैंड साइड को आप लिख लो d t पावर -1 और राइट साइड को एज इट लिख दें।
उसके बाद बेटा आपने लिखना है आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन होते हैं कैपिटल एल, टाइम स्मॉल टी, इसके डायमेंशन कैपिटल टी। जहाँ पे मैस आएगा, मैस की जगह आपने लिख लेना कैपिटल एम। और एक्सेलरेशन क्या होता है, ये आपके पास है वेलोसिटी बटा टाइम। और वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी है डी बटा टी। तो यहाँ पे आपने लिख लेना है 1/t, वेलोसिटी की जगह आ जाएगा डी बटा टी, एक्सेलरेशन आ जाएगा डी बटा टी स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन अगर डी बटा टी स्क्वायर है तो देखो जहाँ पे डी आएगा वहाँ पे आपने क्या लिखना है, एल लिखना है, और जहाँ पे टी आएगा वहाँ पे आपने लिखना है कैपिटल टी। तो इसको आप ज़रा सॉल्व करें जी। तो डी डिस्प्लेसमेंट की जगह आ जाएगा एल और टी की पावर -1 इक्वल टू एम मैस के डायमेंशन कैपिटल एम, और उसके बाद एक्सेलरेशन के डायमेंशन है डी बटा टी स्क्वायर। तो डी की जगह आ जाएगा एल और स्मॉल टाइम की टी की जगह पे कैपिटल टाइम टी, तो एल बटा टी स्क्वायर होल पावर ए। उसके बाद आ जाएगा एम, स्मॉल एम की जगह कैपिटल एम, और उसके बाद आ गया एल। तो एल आपके पास लेंथ है, तो इसकी पावर आपके पास आ गया बी। तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट के ही डायमेंशन बनेंगे। अब आप इसको ओपन करें जी, एम पावर ए, एल पावर ए, और ये जो टी है इसकी जगह आ जाएगा, बटे से ऊपर जाएगा तो -2a। उसके बाद आ जाएगा जी एम पावर बी और एल पावर -b, और लेफ़्ट हैंड साइड पे एल टी पावर -1। तो इनको आप कंबाइन कर लो, आपके पास वैल्यू आ जाएगी, m पावर a है, इधर m पावर b है, तो बेस सेम और पावर ऐड हो जाएंगी, तो इसको लिखेंगे m पावर a प्लस b। उसके बाद आ जाएगा l, तो l की पावर आपके पास है a, इधर a है, इधर l की पावर है -b, तो l पावर a माइनस बी, और इधर आ गया आपके पास t पावर -2a। लेफ़्ट हैंड साइड पे है l, हाईएस्ट पावर इसकी 1 है और t की पावर -1 है, और चूंकि मैस है नहीं है तो हम इसको लिख लेते हैं m पावर 0, क्योंकि हमें ये पता है किसी भी चीज़ की पावर 0 जो है वो 1 के बराबर होती है। तो अब आप लिखें जी इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ m, l एंड t। तो इधर आपके पास आ गया m, इधर आपके पास है m, सॉरी कोएफिशिएंट नहीं, पावर्स, इक्वेटिंग पावर्स ऑफ m, l एंड t। तो इधर m है, इधर m है, यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड पे m की हाईएस्ट पावर 0, राइट साइड पे पावर आ जाएगी a प्लस बी। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। फिर यहाँ पे आ गया जी l, और इधर भी आ गया l, लेफ़्ट हैंड साइड पे l की पावर 1, तो राइट साइड पे l की पावर आ जाएगी a माइनस बी। इसको इक्वेशन 2 कह दें। और फिर इधर लेफ़्ट हैंड साइड पे टाइम, इधर भी आपके पास टाइम की पावर -1, इधर आ गया आपके पास है -2a, माइनस कट गया, 2 मल्टीप्लाई लेफ़्ट साइड पे डिवाइड, तो a की पावर आपके पास आ जाएगी 2। तो यहाँ पे आप देखो a किसके बराबर आएगा, 1/2। और उसके बाद आ जाएगा, इसको आप पुट कर दें, चाहे आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, चाहे आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, तो मैं इसको 2 में पुट कर रहा हूँ। तो लेफ़्ट हैंड साइड, बल्कि इसको 1 में पुट करते हैं, इधर लेके आएंगे तो फिर माइनस करना पड़ेगा। तो इधर आ जाएगा आपके पास ए की वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 में, तो वैल्यू आ जाएगी लेफ़्ट हैंड साइड पे 0 इक्वल टू a की जगह पे 1/2 प्लस b, तो b की पावर आ जाएगी -1/2।
तो ए और बी की वैल्यूज़ को ना आप बेटा पुट कर दें। ये जो मैंने इक्वेशन बनाई थी इसको आप इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दें। तो v की वैल्यू आपको मिल जाएगी, स्पीड ऑफ वेव मिल जाएगी, और स्पीड ऑफ वेव हम कैलकुलेट कर लेंगे डायमेंशनल एनालिसिस से। पुट वैल्यूज़ ऑफ स्मॉल a एंड b, v इक्वल टू f की पावर a देखो हमने कितना निकाला 1/2, और म्यू किसके बराबर आया -1/2, म्यू आ गया -1/2। तो ये आपके पास v इक्वल टू f पावर 1/2 डिवाइडेड बाय म्यू पावर 1/2। तो इसको हम लिख सकते हैं जी v इक्वल्स टू f डिवाइडेड बाय म्यू होल पावर 1/2, और उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं v इक्वल्स टू 1/2 को आप लिख सकते हो f डिवाइडेड बाय म्यू इसका स्क्वायर रूट। तो अब आप देखो जो हमने मैकेनिकल मेथड से स्पीड ऑफ वेव निकाला था और डायमेंशनल एनालिसिस से स्पीड ऑफ वेव जो हमने निकाला है, इन दोनों का सेम आंसर आया है। थैंक यू।